EFM बिजनेस बस्टिंग। इसमें आज हम थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बजटों का वर्गीकरण पार्ट 2, टाइप्स ऑफ बजट्स, मास्टर बजट एंड फंक्शनल बजट। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, व्यवसायिक क्रियाओं के आधार पर हम बजट का वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं, मास्टर बजट और क्रियात्मक बजट। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास्टर बजट। सभी विभागीय क्रियाओं के आधार पर तैयार किए जाने वाले जो बजट है उसको हम मास्टर बजट कहते हैं। मास्टर बजट जितने भी बिजनेस में सहायक बजट बनाए जाते हैं उन सहायक बजटों के समन्वय व समावेश से बनाया जाता है। इसलिए यह किसी भी व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षित क्रियाओं के चित्र को प्रस्तुत करता है। और इसका निर्माण कौन करता है? मास्टर बजट का जो निर्माण है वो बजट अधिकारी के द्वारा किया जाता है और बाद में बजट कमेटी से अनुमोदित करवाकर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके समक्ष इसको अनुमोदन के लिए हम प्रेजेंट करते हैं। और यह मुख्यतः जो उच्च जो प्रबंध है उनके उपयोग हेतु ये मास्टर बजट बनाया जाता है। और यह प्राय बजटीय लाभ हानि खाते व चिट्ठे का भी ले लेता है। मास्टर बजट को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा हम क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम्पल है जिसमें हमें दे रखा है, प्रिपेयर ए मास्टर बजट ऑफ ए कंपनी फॉर द नेक्स्ट ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पर हमें मास्टर बजट बनाना है और हमें फिगर दे रखे हैं। सेल्स 10 लाख रुपीज, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 50% ऑफ सेल्स, डायरेक्ट वेजेस 25 वर्कर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 120 पर मंथ। फैक्ट्री ओवरहेड में दे रखा है, इनडायरेक्ट लेबर works manager at the rate of rupees 500 per month, foreman at the rate of rupees 300 per month, stores and spares 3% on sales, depreciation on machinery 15,000, light and power 6,000, repairs and maintenance 10,000, sundry expenses 10% on direct wages, administration, selling and distribution expenses 20,000, interest from investment 10,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 एंड लास्ट में डिविडेंड दे रखा है 1 लाख। हमें इन डेटा के माध्यम से हमें मास्टर बजट बनाना है। सबसे पहले हम मास्टर बजट का परफॉर्मा बनाएंगे और ऊपर लिखेंगे मास्टर बजट। उसके बाद हम 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स और बाकी के दोनों कॉलम में अमाउंट आएगा। सबसे पहले हम ऊपर से यदि हम शुरू करें अपने क्वेश्चन को, तो सबसे पहले लेंगे हम सेल्स। सेल्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में? सेल्स है हमारी 10 लाख, जो कि हम अपने कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद हम प्रोडक्शन कॉस्ट बजट को देखेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट के में हम सबसे पहले लेंगे डायरेक्ट मटेरियल, और उसके लिए क्वेश्चन में दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है वो है 50% ऑफ सेल्स। यहाँ पर सेल्स हमारी 10 लाख है तो 50% हो गया 5 लाख, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी 5 लाख। उसके बाद लेंगे हम डायरेक्ट वेजेस, जिसके लिए क्वेश्चन में दे रखा है 25 वर्कर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 120 पर मंथ। तो हम 25 वर्कर्स लेंगे, उनको रेट है 120 रुपए पर मंथ, और एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हमने इसको साथ में 12 से मल्टीप्लाई किया और इस तरह से हमारा आता है डायरेक्ट वेजेस 36,000। यदि हम इन दोनों कॉस्ट को जोड़ दें तो हमारे पास आ जाती है प्राइम कॉस्ट, जो कि है 5,36,000। अब हम इसमें जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में कुछ फिक्स्ड हैं और कुछ वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले तो हम वेरिएबल ले लेंगे। वेरिएबल में है स्टोर्स एंड स्पेयर्स, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 3% ऑन सेल्स। हमारी सेल्स है 10 लाख और 9 लाख का 3% कितना होता है? 30,000, जो कि हमने लिखा। उसके बाद है लाइट एंड पावर, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 6,000। उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 10,000। और इन तीनों को यदि हम वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देंगे तो इन तीनों से हमारा टोटल आता है 46,000, जो कि हम बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद हम लेंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स, जिसमें सबसे पहले है फिक्स्ड ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट लेबर्स। इनडायरेक्ट लेबर्स में वर्क्स मैनेजर्स हैं एट द रेट ऑफ रुपीज 500 पर मंथ। इसका मतलब वर्क्स मैनेजर को 500 रुपए महीने के हिसाब से पेमेंट किया जाता है।
एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हमने 500 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये आ गया वर्क्स मैनेजर की जो कॉस्ट है वो आ गई 6000। उसके बाद है फोरमैन। फोरमैन के लिए लिखा हुआ है एट द रेट ऑफ ₹300 पर मंथ। इसका मतलब फोरमैन को हम 300 रुपए पर मंथ के हिसाब से पेमेंट करते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हमने 300 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो यह आ जाता है हमारा 3600 रुपए। इसके बाद है इसमें डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 15,000, वो हम लिखेंगे। और लास्ट में बचता है इसमें सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए क्वेश्चन में दे रखा है 10% ऑन डायरेक्ट वेजेस। तो हम देखेंगे कि हमारी डायरेक्ट वेजेस कितनी आई थी, 36,000 आई थी। इसका 10% होता है 3600 रुपए, जिसे हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस के इनर कॉलम में लिखा है। इन सबको हम जोड़ दें तो हमारी कॉस्ट आ जाती है 28,200, जिसे हम बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे। और इस तरह से हमारी कॉस्ट हो गई 5,36,000 प्लस 46,000 प्लस 28,200 इज इक्वल टू 6,10,200। अभी इसमें और बाकी रह गया है एडमिनिस्ट्रेटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, उसको भी हम जोड़ देंगे, जो कि क्वेश्चन में हमें 20,000 दिया गया है। और इसके जोड़ने के बाद में हमारी जो टोटल कॉस्ट आ जाती है वो है 6,30,200। तो इस प्रकार से हमारी सेल्स है इसमें 10 लाख और टोटल कॉस्ट है हमारी 6,30,200। तो हम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए यदि हम सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटा देंगे, जो कि आ रहा है 3,69,800, ये हमारा नेट प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से विभिन्न डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन से हम मास्टर बजट बनाते हैं।